नेक्स्ट अब हमारे पास चैप्टर नंबर 21 अमीनो एसिड्स कन्वर्जन टू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम बताएंगे इसमें इस चैप्टर में मेन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, उसकी डिग्रेडेशन वगैरह, उसकी फेट्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताएंगे पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म। तो पोरफायरिन साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कि मेटल्स के साथ डिफरेंट बाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से ना। तो उनमें फेरिकाइन हो गया या फेरिसाइन वगैरह एग्जाम्पल में गिवन है। उसके बाद बताएंगे जो मोस्ट प्रेवलेंट हमारे पास मेटालो पोरफायरिन प्रेजेंट होते हैं ना, वो बॉडी के अंदर हीम होता है जो कि एक आयरन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी पोरफायरिन 9 के मतलब अंदर प्रेजेंट होगा, ये जो आयरन प्रेजेंट होगा ना। अब जो हीम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीमोग्लोबिन के लिए, मायोग्लोबिन के लिए, साइटोक्रोम्स के मतलब सबके अंदर हीम प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम P450 के लिए कैटलेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, पेरोक्सीडेज। तो इनकी एग्जांपल बताएंगे कि इन सबके पास हीम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे तो स्ट्रक्चर जस्ट ये याद रखेंगे कि साइक्लिक पेनिल मॉलिक्यूल है पोरफायरिन। ठीक है, जो कि मतलब 4 पायरोल के साथ आपस में मिला होता है थ्रू मिथाइल ब्रिजेस। ये आपके पास एक दिखाया भी गया है कि हमारे पास ये 4 हमारे पास पायरोल रिंग है। ठीक है, उनके साथ आपस में वो मिथाइल ब्रिजेस के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद साइड चेन वो डिफरेंट के अंदर डिफरेंट पायरोल की डिफरेंट साइड चेन हो सकती है, तो उसके लिहाज से नहीं हम उसके लिहाज से हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसे। ठीक है, साइड चेन या साइड चेन डिस्ट्रीब्यूशन के बताएंगे। लाइक अब ये साइड चेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर आपने क्लासीफाई करना हो ना, तो हम बताएंगे कुछ होते हैं जिनके अंदर हमारे पास सिमेट्रिकली प्रेजेंट होती हैं साइड चेन। लाइक देखें, ये आपके पास गिवन है कि ए से अब आपका आ जाएगा हमारे पास एसीटेट, और पी से आ जाएगा आपका पास प्रोपियोनेट। ठीक है, अब एसिनेट प्रोपियोनेट देखिए लाइन वाइज सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये मतलब सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इस डी रिंग के अंदर, तो यहाँ पे अब सिमेट्रिकली प्रेजेंट नहीं है। मतलब पहले हमारे पास एसिटेट आ गया, प्रोपियोनेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, यहाँ पे आना चाहिए एसिटेट, लेकिन यहाँ पे प्रोपियोनेट प्रेजेंट है। तो इस तरह हम सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब पोरफायरिन के जब जस्ट आप नाम कर लेंगे, आपके पास अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन काम स्टार्ट होता है ना, वो हीम बायोसिंथेसिस है। आप ये सारा छोड़ के खाली ये डायग्राम कर लें तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, मैंने वही किया था। लाइक देखिए, हीम बायोसिंथेसिस में बताएंगे मेजर साइड का, और लीवर के अंदर बनती है हीम या बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तकरीबन 85% वो बन रही होती है बोन मैरो के अंदर, मतलब इरिथ्रोइड टिश्यू के अंदर बन रही होती है। जो इनिशियल और लास्ट हमारे पास 3 रिएक्शन होते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, बाकी सारे के सारे रिएक्शन साइटोसोल में होते हैं। तो एमसीक्यू आ सकता है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे हमारे पास ना पहले निमोनिक देख लें। सम ग्रेड डॉक्टर्स, पहले फर्स्ट 3 को याद रखना है। सम से एस से आगा सुक्सिनाइल कोए, जी से ग्लाइसिन, ये आपस में मिलेंगे। जो ग्लाइसिन होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास डोनर है किस किस चीज़ के लिए, कार्बन और नाइट्रोजन को डोनेट करेगा ये ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और सुक्सिनाइल कोए आपस में कंबाइन करेंगे एलासेंथेज 1 के जरिए, और मतलब यहाँ पे आपके एक्टिवेटर और इनिबिटर आपके पास गिवन है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे डेल्टा अमाइनो लियोलिनिक एसिड के अंदर, मतलब सम ग्रेड डॉक्टर्स। तो आपने यहाँ तक ये याद रखना है। और एंजाइम कौन सा मैंने आपको बताया, एलासेंथेज। एलासेंथेज 1, ये हमारे पास एलासेंथेज जो 1 होता है तो तकरीबन बॉडी के सारे टिश्यूज़ के अंदर होता है। जो एलासेंथेज 2 होता है ना, ठीक है, इसके बारे में बताना, ये हमेशा सिर्फ एरिथ्रोइड टिश्यूज़ के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब म्यूटेशन जब एलासेंथेज 2 के अंदर हो जाएगी तो हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ये एमसीक्यू आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम बताएंगे, देखिए सम ग्रेड डॉक्टर्स के बाद हमने याद रखा कि जो सम ग्रेड डॉक्टर्स है ना, मतलब देखिए सम ग्रेड डॉक्टर्स आगे पल्पेट, पी से पल्पेट आएगा, और यहाँ पे एंजाइम याद रखना है जिसने बनाना, मतलब 2 एला के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और अमाइनोलियोनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, मतलब 2 मिलेंगे और बना देंगे पोर्फोब्लिनोजिन। तो आपने ये स्टेप याद रखना है कि जब पोर्फोब्लिनोजिन बनेगा तो देन क्या होगा, मतलब पी से पोर्फोब्लिनोजिन, तो यहाँ से पी से पल्पेट, उसके बाद हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलेन हार्ट आ गया, यू से अंडर कवर और सी से कवर, पी से प्रोड्यूसिस, पी से प्योर और एच से इन। तो आपने ये निमोनिक के जरिए इस पूरे प्रोसेस को याद रखना है। लेकिन जब हमारे पास होगा ना पोर्फोब्लिनोजिन, तो उससे आपने देखना है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज की मदद से बना देंगे आप हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। ठीक है, उसके हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन कन्वर्ट होगा आपके पास यूरो पोर्फिरिनोजिन 3 के अंदर। ठीक है, या एंजाइम आएगा यूरो पोर्फिरिनोजिन 3, मतलब आपने याद रखना है। उसके बाद हमने बताना है कवर था ना, सी से कवर, सी से हमने कुप्रोपोर्फिरिनोजिन 3, उसके बाद हमने पोर्फिरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज एंजाइम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद याद करेंगे प्रोड्यूसिस है ना, तो हम बताएंगे प्रोटोपोर्फिरिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम यूज़ कर लेंगे। और साथ में पी से प्योर है तो प्रोटोपोर्फिरिनोजिन 9 और देन हीम। सम ग्रेड डॉक्टर्स पल्पेट हार्ट अंडर कवर प्रोड्यूसिस प्योर हीम। ये निमोनिक अगर आपने याद कर लिया तो आपको इजीली ये मतलब हीम सेंसिस हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक एक पहला वर्ड देखते हैं, उससे जो वर्ड बनता है वो देखते हैं, और एंजाइम जो भी है ना उससे हमेशा नेक्स्ट वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। लाइक एक होता है हेमिंग
इफेक्ट्स। अब हेमिन इफेक्ट्स क्या होता है, मतलब जब हमारे पास पोरफायरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है हमारे पास जो हीम अकुमुलेट होते हैं और बना देती है हेमिन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्योंकि हो रही होती है ना, जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाए पोरफायरिन ना, तो आयरन फेरिस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एलासिंथेज 1 है ना, वो हमारे पास इंक्रीज डिग्रेडेशन काज करेगा, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन बढ़ जाएगी ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो एलासिंथेज 2 होगा ना, उसे कंट्रोल करवाएगा कौन, इंट्रासेलर आयरन। देखें, इंट्रासेलर आयरन कंट्रोल करेगा एलासिंथेज 2 को, और एलासिंथेज 1 को हेमन जो बन रही है ना, वो हमारे पास कंट्रोल करवा रही होगी। ड्रग इफेक्ट का बताएंगे, लाइक जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास ड्रग लाइक जीनोबायोटिक्स वगैरह सर्टेन फूड वगैरह ले रहे होते हैं ना, वो हमारे पास एलासिंथेज की एक्टिविटी को बढ़ा या कम करा सकते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे दीज मॉलिक्यूल क्या काज करेंगे, माइक्रोसोमल P450 को एक्टिवेट करवा देंगे जब ये ड्रग्स आएंगी। तो जब इन्हें जो इसके नतीजे में क्या होगा, इनहांस कंजप्शन ऑफ हीम। जब इतना ज़्यादा हीम कंजप्शन हो रही होगी ना, तो क्या होगा कि वो बहुत फ्री अनबाउंड फॉर्म में लीवर के अंदर बन आने लग जाएगा। तो इतना खास नहीं है, अभी जस्ट हीम सेंसिस इंपॉर्टेंट था यहाँ तक के, ठीक है ना। उसके बाद पोरफोब्लिनोजिन फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताता भी हूँ। देखिए, ये साइटोसोलिक जो दो एला मिलेंगे और आपस में क्या बना देंगे, पोरफोब्लिनोजिन, ठीक है। अब इसे स्टेप का इनहिबिटर हमारे पास लेड है, तो मैंने आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि लेड इस स्टेप का इनहिबिटर, दो एला मिलेंगे आपस में, ठीक है, 2 डेल्टा माइनोल्यूलिनिक एसिड, वो बना देंगे हमारे पास पोरफोब्लिनोजिन। उसके बाद आपने याद रखना है, जब हमारे पास ये बन जाएगा तो यानी यूरोपोरफिनोजिन फॉर्मेशन कैसी होगी, ठीक है। तो हमने बताना जो हमारे पास यहाँ पे 4 पोरफोब्लिनोजिन मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन सिंथेज की मदद से, और बना देंगे यूरोपोरफिनोजिन 3। और यहाँ अगर डिफिशिएंसी होगी, डिफिशिएंसी के पोरफायरियाज हैं, तो वो आप एक टेबल पढ़ाऊंगा, आप यहाँ से ना भी करें तो आपको किस एंजाइम की डिफिशिएंसी से कौन सा पोरफायरिया होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मूव करना है आपने ये पेजेस करने के बाद पोरफायरियाज पे। पोरफायरियाज क्या होता है, मतलब देखें हीम सेंसिस हो रही है ना, उसके अंदर कोई एंजाइम मिसिंग है। लाइक ये देखें, ये एक स्टेप था, अभी इसका ये एंजाइम है सेंसिस का, अगर ये मिसिंग हो गया तो देखें ये आगे से ये नहीं ना बनेगा, ये तो अकुमुलेट होने लग जाएगा ना। तो फिर जब ये इसकी अकुमुलेशन होगी तो वो हम कह देंगे कोई पोरफायरिया की कोई टाइप हमारे पास बन जाएगी। अब इसकी जब डेफिशिएंसी होगी तो ये जमा होने लग जाएगी, तो इसकी अकुमुलेशन से कोई और पोरफायरिया हो जाएगा। इसी को आगे हम पोरफायरिया को डिस्कस करते हैं। ये पोरफायरिया रेयर हमारे पास इनहेरिटेड हमारे पास डिसऑर्डर है, ठीक है, हीम सेंसिस के। अकुमुलेशन हो जाएगी प्रीकर्सर्स की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास इंटरमीडिएट जमा हो रहे होते हैं जब किसी एंजाइम की जब डेफिशिएंसी हमारे पास हो जाती है, ठीक है। हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे क्या होता है इनके अंदर। तो हम बताएंगे ये देखें, जो पोरफायरिया से दो किस्म हो सकता है, एरिथ्रोपोइटिक हो सकते हैं या हिपैटिक हो सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक सेल्स के अंदर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी का मसला आएगा तो हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है। जब कोई लिवर का एंजाइम मिसिंग होगा तो हम कहेंगे हिपैटिक पोरफायरिया, ठीक है। अब हिपैटिक पोरफायरिया को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो के अंदर, क्रोनिक और एक्यूट के अंदर, ठीक है। अगर हमारे जब एंजाइम डिफेक्ट प्रायर टू सेंसिस, मतलब देखें जब हमारे पास क्या होता है कि कोई ना कोई, देखें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, जब उनकी डेफिशिएंसी के अंदर हमने बताया था ना, ये बन रहा लाइक ये वाला एंजाइम बताया था, तो ये यहाँ पे ये एंजाइम जब मिसिंग होगा ना तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से हमें हमेशा इशू आ रहा होगा, और जब ये अकुमुलेट होगा ना तो क्या काज करवाएगा हमारे पास एब्डोमिनल चेंजेस आ जाएंगे, न्यूरोजेनिक चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अकुमुलेशन हो जाएगी जब टेट्रापायरोल्स की, तो हमें फोटो सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी जब किसी भी प्रीकर्सर की अकुमुलेशन होगी ना। तो हम बताएंगे कि जब ऑक्सीडेशन कलरलेस पोरफायरिनोजिन, ठीक है। और फोटो सेंसिटिविटी में क्या होगा, जब लाइट के अंदर जाएंगे ना, तो जब भी हमारे पास जो प्रीकर्सर जमा हो रहे होंगे, ठीक है, अब उनकी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी ऑक्सीडेशन कलर पिगमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे मतलब जब ऑक्सीजन यूज़ होगी वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनेंगे, तो उससे हमें मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपको जो मैंने बताया आपने वही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से याद रखना है क्रोनिक हिपैटिक पोरफायरिया के अंदर बताना है कि जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना हमारे पास, ये दो टाइप्स आपके पास बताई हैं कि जो मोस्ट कॉमन हिपैटिक पोरफायरिया है ना, वो हमारे पास क्रोनिक हिपैटिक पोरफायरिया, ठीक है। ये हमारे पास ठीक है होगा क्रोनिक लिवर डिजीज़ की वजह से हो रहा होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, UROD का मतलब आपने यहाँ से याद जो आपको डायग्राम मैंने दिखाई थी ना, ठीक है। यूरोपोरफिनोजिन 3-डिओ कार्बोक्सिलेज की जब डेफिशिएंसी आपके पास हो जाएगी ना, तो हमारे पास मेनली क्रोनिक हिपैटिक पोरफायरिया हो रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हिपैटिक आयरन ओवरलोडेड हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिशिएंसी जब होगी ना इस एंजाइम की, तो ये मसला होगा। एक्सपोजर टू सनलाइट करवाएंगे तो, या उसके बाद अल्कोहल इंजेस्टेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, एस्ट्रोजन थेरेपी इसके अंदर देंगे, हेपेटाइटिस बी सी HIV इनसे फेंकेंगे। तो याद रखना है कि डिजीज जब भी ये डिजीज़ होगी ना, मतलब जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मसले बन होंगे, तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बताएंगे 4 to 5 डिकेड ऑफ लाइफ, मतलब 40 से 50 साल की उम्र में ये मसला आ रहा होगा, ठीक है। पोरफायरिन जो होते हैं ना, पोरफायरिन की अकुमुलेशन होगी, क्यूटेनियस सिम्टम्स होने लग जाएंगे, लाइक यूरिन रेडिश ब्राउन हो जाएगा नेचुरल लाइट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर जाएंगे तो यूरिन का कलर चेंज होकर हमारे पास हो जाएगा पिंक टू रेड। तो ये
यार में आपके पास गिवन भी है, पिंक टू रेड हो गया हुआ है, और वैसे मैंने बताया था यूरिन डार्क ब्राउन हो जाएगा। एक्यूट हेपेटिक पोरफायरिया के अंदर बताएंगे डिहाइड्रेटेज की एला डिहाइड्रेटेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, या ये डिफरेंट एंजाइम है 2-3 आपके पास। देखिए जब एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही होगी ना, तो आपने ये चीज़ रखते हैं, ये देखें आपके पास डिफरेंट हमारे पास आ जाएगा, हाइड्रेटिक ऊपर पोरफायरिया हो जाएगा, HCP यहाँ शो किया गया है, लाइक वेजिटेट पोरफायरिया हो जाएगा, VP से शो किया गया। तो आपको डिफरेंट एक्यूट पोरफायरिया की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे पहले बता दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट अटैक होंगे GIT के अंदर, साइकोट्रिक चेंजेस आएंगे, मोटर सिस्टम या फोटो सेंसिटिविटी आ जाएगी उस बंदे के अंदर, तो अकोमोलेशन हो जाएगी जो लाइक एक एंजाइम मिसिंग है उससे पिछले स्टेप की, तो एला की अकोमोलेशन हो जाएगी, पोरफोलिनोजिन अकोमोलेट हो जाएगा, एक्सेट्रा ना। तो ये सारा न्यूरो सिम्टम्स में हम बताएंगे, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट पोरफायरिया आर ओफन देखिए इनको कम कैसे कर सकते हैं, ड्रग्स यूज लाइक बारबिचुरेट यूज़ कर दें, या हम हेमिन यूज़ कर लें, तो उससे इनकी सेंसेस में आ जाएगा फ़र्क और इसकी सिम्टम्स कम हो जाएंगी। एक होते हैं इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ये क्रोनिक इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया होते हैं, खास फोटो सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर, और स्किन रैशेज होते हैं जब भी हम स्किन लाइट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना इंक्रीज अल्फा अमाइनोलियोनिक एसिड एंड एसिड सिंथेज एक्टिविटी। तो हम बताएंगे जो मोस्ट कॉमन हमारे पास हिपैटिक पोरफायरिया होता है ना, उसके अंदर डिक्रीज सेंसिटिव होती है हीम की। हीम नॉर्मली हमारे पास होता है, हमारे पास देखिए जो हीम होता है ना, वो रिप्रेस करवाता है एलासिंथेज 1 को। लेकिन जब एलासिंथेज 1 की हमारे पास इनहिबिशन नहीं ना हो पाएगी, तो इंक्रीज सेंसिस होगी डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की जब देखें लाइक ये ना यहाँ पे इस एंजाइम की ब्लॉकेज हो गई जो एंजाइम यूज़ था, तो उससे पुराने वाली स्टेप की अकोमोलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ें आप ना ट्रीटमेंट यूज़ क्या करना है अपने एक्यूट पोरफायरिया जो अटैक होते हैं उसमें मेडिकल सपोर्ट देते हैं, ट्रीटमेंट में पेन हो जाए तो ट्रीटमेंट पेन के लिए दे देंगे, या वोमिटिंग है तो वोमिटिंग को कम करवा देंगे, ठीक है, या हमारे पास हेमिन के इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये चंद चीज़ें बस याद रखनी है, और कोई चीज़ जस्ट आपने अभी तक क्या करना, हीमोग्लोबिन की सेंसिस याद करनी है, या इन पोरफायरिया की 3-3 4-6 चीज़ें याद करनी है। मेन आपका ये टेबल है जो आपने बहुत अच्छे से याद करना है। लाइक देखें हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक ये सारी हीम सेंसिस लिखी हुई है, अब जो एंजाइम मिसिंग है ना उससे जो आगे पोरफायरिया हो रहा है वो बस आपने खुद याद करना है। लाइक देखें अमाइनोलियोनिक एला सिंथेज की डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे पास ये वाला हमारे पास लेड पॉइजनिंग बताई गई यहाँ पे। उसके बाद पोरफोलिनोजिन की यहाँ पे एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गया, लाइक देखें एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया आ जाएगा। उसके बाद यूरोपोरफिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यूरोपोरफिनोजिन 3 जमा हो जाएगा, तो हम ये देखेंगे पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा जमा हो रहा है। तो अपनी जस्ट ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेनी है। जस्ट आपको लेड पॉइजनिंग का बताता हूँ, देखिए फेरोचेलिडेज एंड एलाडिहाइड्रेटेज हमारे पास ये हमारे पास फोटो सेंसिटिव होते हैं, इनहिबिशन टू लेड, मतलब जब लेड यूज़ करेंगे तो वो पूछ सकता है किस स्टेप को इनहिबिट करा सकते हैं, तो एलासिंथेज जो हमारे पास होता है ना उसे हम इनहिबिट करवा देंगे लेड से। तो अपनी जस्ट इनकी अच्छे से डायग्राम्स और याद कर लेनी है। अब हीम हमारे पास यहाँ पे हमने हीम तो बना ली थी जो मैंने आपको पीछे सेंसिस करवाई है ना, अब वो हीम बन गया, उसे तोड़ना कैसे, ठीक है। RBC का लाइफ स्पैन होता है तकरीबन 120 दिन का, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस MPS सिस्टम आके खा जाता है, ठीक है। अब जब वो खाएगा तो हीम बाहर निकल जाएगी। अब हीम में टूट के देखें आमतौर पर हमारे पास हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है जो एक्ट करता है हीम के ऊपर, ये कहाँ पे हो रहा है, सारा माइक्रोसोमल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। मैक्रोफेज एंड दी देखिए मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस सिस्टम आके उस हीम को तोड़ेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये माइक्रोसोमल हीम ऑक्सीजनेज माइक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा, देखिए माइक्रोफेजिस के अंदर। अब हीम है ना, हीम ऑक्सीजनेज एक्ट किया तो कन्वर्ट हो गया बिलीवर्डिन के अंदर, ठीक है। अब जो देखें बिलीवर्डिन है ना हमारे पास ये कंपाउंड है तकरीबन ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन आपके पास गिवन भी है। जब ये इसे बिलीवर्डिन को हम कन्वर्ट करवा देंगे, तोड़ेंगे दोबारा फर्दर किसकी मदद से, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की मदद से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड ऑरेंज बिलीरुबिन के अंदर, ठीक है। अब जो बिलीरुबिन है ना हमारे पास ये आगे बाइल पिगमेंट्स में एक्सक्रीट होना है, ठीक है। अब देखें पहले हीम के ऊपर एक्ट किया हीम ऑक्सीजनेज ने, और क्या किया हमारे पास हीम को बिलीवर्डिन में कन्वर्ट करवा दिया, और यहाँ पे क्या निकला हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड वगैरह आयरन वगैरह निकल गया। अब ये CO है ना कार्बन मोनोक्साइड, ये सिग्नलिंग के अंदर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका रोल है, वो आगे लिखा गया है, ठीक है। अब बिलीरुबिन अपटेक के बारे में बताएंगे। देखें अब बिलीरुबिन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग होगी हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ, और ये बन जाएगा हमारे पास बिलीरुबिन हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाएगा ना, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि सल्साइलेट साइसल्फोनामाइड वो क्या करेंगी, बिलीरुबिन को उतार देंगी और खुद एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर देंगी ये ड्रग्स ना। तो जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास ये बिलीरुबिन फ्री हो जाएगा, सर्कुलेशन में फ्रीली मूव करेगा, और हमारे पास डिफरेंट डिजीज लाइक कर्नेक्टाइटिस बच्चों के अंदर काज करवा देगा, ठीक है। पोटेंशियल इसके न्यूरल डैमेज अगर ये हमारे पास अलग हो जाए इन्फेंट्स वगैरह के अंदर ना। उसके बाद बताएंगे लाइक देखें अब जो बिलीरुबिन हमारे पास यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ से एल्ब्यूमिन के साथ मिला था और आ गया था लिवर के अंदर, ठीक है। अब जब लिवर के अंदर बिलीरुबिन आएगा ना, तो इसके ऊपर एक्ट करेगा हमारे पास कौन सा बिलीरुबिन UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। अब ये क्या करेगा, दो हमारे पास UDP ग्लूकोनिक एसिड्स को क्या करेगा, देखें कंजुगेशन होगी यहाँ पे। कंजुगेशन कैसे होगी, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोनिक एसिड की यहाँ पे ऐड होंगे इसके अंदर बिलीरुबिन के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास बिलीरुबिन
देखिए पहले एक जब ऐड होगा मॉलिक्यूल तो हम कह देंगे जब 1 यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड हो जाएगा तो हम कहेंगे बिलिरुबिन मोनोग्लूकोनाइड। फिर एक और ऐड होगा इसके अंदर ग्लूकोरोनिक एसिड तो हम कहेंगे ये डाइग्लूकोनाइड बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये बन जाएगा तो ये डाइग्लूकोनाइड सोलुबल फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास इजीली सोलुबल है और ये हमारे पास जाएगी, यहाँ से हम बाहर निकलवा देंगे, ठीक है। जो बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड है वो हमारे पास वो कंजुगेटेड हो जाती है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होती है ना वो इजीली यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो सकती है। जब डेफिशिएंसी हो जाएगी ना बिलिरुबिन ये वाली एंजाइम की ना ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज की, तो क्रिगनल निजार सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2 गिलबर्ट सिंड्रोम या हमारे पास ये हो सकते हैं डिफरेंट डिजीजेज जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। तो उसके बाद आपने बताना कि जब देखिए जब यहाँ पे हमारे पास ये अपनी असल फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड सोलबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया ना, तो क्या होगा हमारे पास इसे कहते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन को अपन हम एक्टिवली बाइल के जरिए ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, बाहर निकलवा सकते हैं बॉडी के अंदर से ना, तो इसका मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो बता रहा है कि रेयर डेफिशिएंसी जब हमारे पास जो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करवाती है ना कंजुगेटेड बिलिरुबिन को, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू आ सकते हैं, ये एससीक्यू भी आ सकते हैं। हमें जो एससीक्यू आया था वो तकरीबन ये कंजुगेशन के बारे में पूछा गया था, तो आपने जस्ट ये पैराग्राफ बताना था हमारे प्रूफ के अंदर। तो हमने 3 फेट से निकालने की बॉडी के अंदर जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन आ रही है, या तो फीसिस के अंदर निकलवा दें स्टर्कोबिलिन बना के, या तो उसे वापस रीअब्जॉर्ब करवा दें, ठीक है। और थर्ड चीज़ है उसके ऊपर हमारे पास ना यूरोबिलिन, देखिए अगर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करवाना चाहते हैं ना तो उसे ना यूरोबिलिन के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है, यूरोबिलिन के अंदर, ठीक है। और यार क्या अगर हम ये ट्रांसपोर्ट किडनी के अंदर करेंगे येलो यूरोबिलिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 3 फेट्स हैं एक्सक्रीट करवाने के लिए। पहला फीसिस के अंदर निकलवाना है तो स्टर्कोबिलिन, दूसरा रीअब्जॉर्ब करवा लेंगे पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर रीयूज़ के लिए, थर्ड है यूरिन के अंदर निकलवाना है तो यूरोबिलिन की फॉर्म में इसे अपने यूरिन के अंदर बाहर निकलवा देना, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ जाएगा जॉन्डिस। जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में याद रखना है। जो जॉन्डिस होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास स्किन की हमारे पास तकरीबन देखें आइज़ भी येलो हो गई हैं, स्किन भी तकरीबन येलो हो जाएगी इसके अंदर ना। तो देखें जब हमारे बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रहे होंगे ना, तो आरबीसी टूटने से आपको पहले पता क्या बनता है, आरबीसी से निकल जाती है हीम। जब हीम टूटती थी ना तो बिलिरुबिन बन रहा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था बिलिरुबिन बन रहा था हीम के टूटने से, हीमोग्लोबिन के टूटने से। आरबीसी टूटा, आरबीसी से निकला है हमारे पास हीम, तो हीम जब आएगा तो उससे बनेगा बिलिरुबिन। अब जब बिलिरुबिन जब अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिपॉजिट होगा डिफरेंट बॉडी के अंदर एरियाज़ के अंदर ना, तो हम कह देंगे ये हमारे पास खास कर रहा है जॉन्डिस, ठीक है। अब ना आमतौर पर ब्लड का बिलिरुबिन होता है तकरीबन लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन जब हमारे पास जॉन्डिस होगा ना उसके अंदर 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, तो हमारे पास आंखें येलो हो जाएंगी, बॉडी पूरी येलो होने लग जाएगी। इसकी टाइप होती है 3, हीमोलिटिक, हेपेटोसेलुलर और साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव। मतलब प्री हिपैटिक मतलब लीवर से पहले का मसला है, मतलब लीवर से पहले का मसला हो जाए तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो जाएगा, लीवर का मसला है तो हिपैटिक जॉन्डिस हो जाएगा, और लीवर के बाद का मतलब लीवर ठीक है, लीवर का कोई मसला नहीं है और लीवर के बाद का कोई मसला बन रहा है तो ये पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बताना है, देखिए प्री हिपैटिक जॉन्डिस में आमतौर पर जो लीवर होता है ना बड़ा पावरफुल होता है, तकरीबन 3000 मिलीग्राम बिलिरुबिन को बॉडी से रोज़ एक्सक्रीट करवाने की पावर होती है उसके अंदर, लेकिन जो डेली प्रोडक्शन हो रही है वो तकरीबन 300 होती है, मतलब ईजिली मतलब 3000 तक उसकी कैपेसिटी है और वो 300 तक बॉडी में बन रही होती है, तो लीवर इजीली निकलवा सकता है, उसे कंजुगेट करवा सकता है बिलिरुबिन को ना। लेकिन जिनके अंदर मतलब एक्सटेंसिव हीमोलाइसिस ब्रेकडाउन हो रहा है, तो लाइक सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट हो गया या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट हो गए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटे होते हैं इन दोनों बीमारियों के अंदर ना, जिसके अंदर क्या होता है जब इतने ज़्यादा आरबीसी टूटते हैं ना तो हमारे पास जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है ना उसके लेवल बढ़ना हमारे पास बॉडी के अंदर बढ़ना लग जाते हैं, क्योंकि देखें जितनी मर्जी देखें आमतौर पे 300 था, लेकिन देखें वो समझ लें कि 5000 मिलीग्राम बन रही है पर डे, तो हमारी बॉडी तो 3000 को करवा सकती थी ना, कंजुगेट करवा सकती थी, उसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड करवा सकती थी। जब हमारे पास इतनी ज़्यादा ऐड नहीं ना होगी तो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल बढ़ जाएंगे। तो जब भी आपसे हिपैटिक का पूछा जाए ना जॉन्डिस का, तो आपने बताना यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहला आपके पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आपने कहना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इतनी ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही होगी ना हमारे पास, तो हिपैटिक कैपेसिटी कम होगी, तो ये चंद चीज़ें ये टेस्ट हैं वो जिनके अंदर बताएंगे कंजुगेटेड, इसके अंदर कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रेजेंट होंगी, हमारे पास स्टर्कोबिलिन भी प्रेजेंट होगी, यूरोबिलिन भी प्रेजेंट होगी। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हीमोलिटिक जॉन्डिस, हीमोलिटिक एनीमिया है ना, तो हीमोलिटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी हाई होगी। मतलब 3-4 चीज़ें इसमें हाई होंगी, मतलब यूरोबिलिन हाई होगी, स्टर्कोबिलिन हाई होगी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी हाई होगी, ठीक है। लेकिन इनमें एएसटी और एआरटी मतलब लीवर का मसला जब भी होगा तो ये एंजाइम हाई होंगे, लेकिन जब भी हीमोलिटिक प्री हिपैटिक है ना तो लीवर का मसला नहीं, मतलब लीवर से पहले का मसला है, तो आपने कहना ये हमारे पास हाई नहीं होगी, ठीक है। तो हिपैटिक जॉन्डिस में देखें लीवर का मसला होगा पेशेंट को, या सिरोसिस होगा या हेपेटाइटिस वगैरह होगा। अब जब लीवर का मसला है ना, लीवर के अंदर ही तो कंजुगेशन होनी थी, जब कंजुगेशन नहीं हो पाएंगी तो हम कह देंगे कि हमारे पास हाइपर बिलिरुबिन मतलब बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो यूरिन के अंदर निकलने लग जाएगी, वो जो निकलेगी वो अनकंजुगेटेड। देखें लीवर का, देखिए ये लीवर था, लीवर का तकरीबन हमने कहना 50% एरिया डैमेज हो गया और 50%
50% एरिया बच गया। अब जो 50% एरिया जहाँ से बननी थी ना, मतलब कॉन्जुगेशन होनी थी, वहाँ से कॉन्जुगेशन हो नहीं रही, तो हम बताएंगे कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन कम हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत हो रही है। हम बताएंगे सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रेजेंट होगी और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे जो यूरिन हमारे पास डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी, क्योंकि लीवर का मसला आ रहा है। यूरिन डार्क हो जाएगा, पेल कलर, क्ले कलर के हमारे पास स्टूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखें लीवर के एंजाइम्स का लीवर का मसला आ रहा है, तो AST और ALT इसके अंदर क्या होंगे, हाई होंगे। इसमें हाई नहीं होनी चाहिए, इसमें लीवर का मसला है तो एंजाइम हाई होंगे, ठीक है। तो आपने ये बताना है इफ़ हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इतनी ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हम करवा सकते हैं, इंट्रा हिपैटिक हमारे पास कोलेस्टेसिस हो जाएगा, ये भी कुछ खास चीज़ नहीं याद रखनी। उसके बाद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सेट्रा, तो बस आपने जैसे जो मैंने आपको बता दिया ना, जो बताया बस आपने यहाँ से याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस ना। अब देखिए जॉन्डिस इज नॉट काज, मतलब जो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस ना, इसके अंदर कोई मसला नहीं आ रहा होता। देखिए आमतौर पे तो हमने बताया था ना ये मसला आ रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बाइल को देखें लीवर से सिक्रीशन निकली थी, यहाँ पे अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन निकल आई है, अब यहाँ से कंजुगेशन भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से वो इंटरसाइन आगे मूव नहीं कर पा रही ना, तो हम बताएंगे प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर या बाइलस्टोन प्रेजेंट होगा ना, तो ब्लॉक करवा देगा इस डक्ट को जहाँ से आगे मूव करना था। तो इसके अंदर हमारे पास देखें, इसके अंदर देखें हमारे पास मैंने आम बताया था कि हमारे पास यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड भी ज़्यादा थी और यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड भी ज़्यादा थी, इसमें भी अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड दोनों प्रेजेंट होंगी। लेकिन जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो हम कहेंगे हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही प्रेजेंट होगी, यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड कुछ नहीं होगी, क्योंकि लीवर से कॉन्जुगेट हो रही है, जब आगे मूव करिए वो आगे मूव ही नहीं कर पा रही, तो इसमें होगा GIT पेन होगी, नोजिया होगा, इसके अंदर हमारे पास स्टूल्स जो आ रहे होंगे वो पेल हो जाएंगे, ठीक है, क्ले कलर के स्टूल्स आएंगे, और बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन होगी सारी कॉन्जुगेटेड, बिलिरुबिन एक्सक्रीट होगी। बस तकरीबन बच्चे होंगे ना जिनके अंदर जो न्यू बॉर्न होंगे उनके अंदर मतलब तकरीबन 60 आम जो मतलब डेवलप खास बच्चे नहीं होते ना, उनके फर्स्ट पोस्टनेटल वीक के अंदर हमारे पास कहेंगे कि हमारे पास एक्युमुलेशन हो जाती है बिलिरुबिन की, ठीक है। अब हमारे पास जो उन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं वो लो होती है बर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद कहेंगे जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी ना, तो वो हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ इतनी ज़्यादा बाइंड नहीं हो पाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सारी जो बिलिरुबिन है ना वो ब्रेन के अंदर जाएगी, वहाँ बेसल गैंग्लिया के अंदर जाके कंडक्टर्स एक बीमारी होती है वो काज कर देगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में ब्लू फ्लोरोसेंट लाइट देंगे, फोटोथेरेपी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटर सोल्युबल आइसोमर्स वगैरह यूज़ करवाएंगे, ठीक है। फोटो आइसोमर्स एक्सक्रीट होंगे यूरिन के अंदर, ठीक है। दीज फोटो आइसोमर्स कैन बी एक्सक्रीटेड इनटू बाइल विदाउट कॉन्जुगेशन, बस ये याद रखना है। उसके बाद बिलिरुबिन के मेजरमेंट के अंदर वेंडरबर्ग रिएक्शन को याद रखना है कि इसके वेंडरबर्ग रिएक्शन के जरिए हम बिलिरुबिन के मेजरमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाई एजोटेड सल्फाइड जो होगा ना एसिड रिएक्ट करेगा बिलिरुबिन के साथ, और रेड एजोडाइपाइरोल्स बना देगा। बस तकरीबन यहाँ याद रखना है, और तकरीबन आपने जस्ट एक रीड दे लेनी है, ये तकरीबन खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे